मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करते हैं। अब देखो, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप देखना, गेट जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम होती है, जैसे बड़े लेवल पे गेट की बात करते हैं, गेट ईएस, जैसे गेट ईएस और जेएन की तो बात करेंगे अपन। लेकिन गेट में कितने नंबर की आती है? 6 से 8 मार्क्स, 8 नंबर, 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। 6 से 8 नंबर की सिर्फ और सिर्फ क्या आती है? मेजरमेंट आती है। ईएस में हम बात कर लें तो ईएस में 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। और मेंस में तो 60 से 70 नंबर की आती है मेजरमेंट, ठीक है, जब मेंस तक जाओगे तो। अब बात कर लेते हैं अपने जेएन की। तो जेएन में भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि जेएन लेवल में मशीन, पावर सिस्टम, सर्किट, मेजरमेंट और ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मेजर पार्ट आते हैं। 70% तो ये आ जाते हैं। बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो क्या 30% में कवर हो जाते हैं। अब देखो, अपन इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उनकी बात करेंगे। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। अभी हमने जैसे मशीन ली है तो उसमें अपन वाट की बात कर रहे हैं, पावर सिस्टम एनर्जी की बात करेंगे, तो वोल्टेज की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, तो उनको मेजर करने की डिवाइस भी तो हमें चाहिए। तो वो कहाँ पढ़ेंगे? इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट करेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों का मेजरमेंट हो रहा है। सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो क्या है? कंसेप्चुअल लिंक्ड है, ठीक है। अब यहाँ अपन इसकी बात करेंगे कि उनको जैसे वोल्टेज, करंट किस प्रकार से सर्किट को सोल्व करते हैं, तो उसमें अपन ने बात कर ली कि सर्किट में एनालिसिस में बात कर ली। अब जनरेट कैसे होता है वोल्टेज जनरेटर में, वो हमने मशीन में बात कर ली। एनर्जी किस प्रकार से सप्लाइड करते हैं और किस प्रकार से यूनिट होती है वो हमने पावर सिस्टम में बात कर ली। अभी इनको मेजर कैसे करते हैं वो मेजरमेंट हो गई। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें हैं। अब ये देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे पीएमएमसी, ईएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ईएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्टमीटर, ये थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, थर्मोकपल, थर्मोपाइल, उनको पढ़ेंगे। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज की हम बात करेंगे, क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन सी ब्रिज होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पावर, डीसी पावर का मेजरमेंट देखेंगे, एसी पावर का मेजरमेंट देखेंगे। पावर का कर दिया तो बोला एनर्जी का, फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, पावर फैक्टर मीटर की बात करेंगे, फ्लक्स मीटर की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, जिसमें पीटीसीटी होता है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, क्यू मीटर की बात करेंगे, सीआरओ की बात करेंगे और ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे। ये आपका जो अभी सिलेबस आया है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक आपको इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। ये टॉपिक एक एक टॉपिक आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ से आपको इसको खरीद लेना है। अभी आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो, अभी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, तो पहले आप इसको ये सिलेबस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं एक एक हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे अपन 1 बाय 1 करके डिटेल से हम इनको देखेंगे। इनमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, किस तरह से इनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, क्या इसके कंक्लूजन है, कहाँ ये काम आता है, एक एक चीज़ इसकी 1 बाय 1 करके डिटेल से अपन इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी एक बार क्या कर लो, आप सिलेबस को लिखना चाहो तो लिख लो। करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक है अपने पास में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है, इनकी हम बात करेंगे। देखो कितने प्रकार के होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइस जो क्या करते हैं, किसी भी पैरामीटर को क्या करते हैं, उसको मेजर करने का काम आती है। दैट मीन्स ये मेजर करने का काम है। तो जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, वोटमीटर, एनर्जी मीटर, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। लेकिन ये कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। इनको किस प्रकार से? नंबर 1, बेस्ड ऑन क्वांटिटी
बी मेजर्ड, बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। एक मेथड तो ये होता है कि इसके आधार पर इसको क्या किया जाता है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। दूसरा हिसाब इसमें, अब इसमें कौन कौन से, अब बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड का मतलब यानी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसको आपको मेजर करना है। क्वांटिटी का मतलब जैसे वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या, वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन, वोल्टमीटर। समझ रहे हो कि बात को। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, पावर को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। समझ रहे हो बात को। और एनर्जी हम बात करते हैं, यानी कि V ऑफ टी, I ऑफ टी, D ऑफ टी की बात करते हैं क्या, ये एनर्जी होगी। इसको मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर, किसकी बात कर ली, एनर्जी मीटर की। और जैसे पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए पावर फैक्टर मीटर। तो ये सारे क्या हैं, वो क्वांटिटी जिसके आधार पर हमें क्या करना है, यानी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, उसके आधार पर हमें क्या करनी है, क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी जिसके आधार पर मेजर करते हैं। तो हमने ये क्वांटिटी देख ली। दूसरा मैं बात कर लेता हूं इसकी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, उनके आधार पर भी इसको डिफाइन करते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। यानी इस मेजरमेंट में अपन ये सारे जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ उनको डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल में प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, ये देखेंगे, ये प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देखेंगे। जैसे पीएमसी है, इनमें क्या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट काम में आ रहा है। दूसरा मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट। तीसरा हम बात करते हैं इंडक्शन इफेक्ट, एनर्जी मीटर में देखेंगे अपन इंडक्शन इफेक्ट। और जैसे एक और लेते हैं थर्मल इफेक्ट, थर्मोकपल और थर्मोफाइल, इनको देखें थर्मल इफेक्ट। ठीक है, ये सारे बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट अभी देखेंगे, पीएमएमसी देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, उसमें हम ये साथ में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट क्या होता है। हालांकि ईएमएफटी है, उसमें और डिटेल से ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, अलग सब्जेक्ट है ईएमएफटी, वो भी आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा। फिर इंडक्शन इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट, थर्मल में थर्मल इफेक्ट में थर्मोकपल, थर्मोपाइल, उनको देखेंगे तो थर्मल इफेक्ट आपको सीबेक इफेक्ट वो समझ में आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड की बात कर ली और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल की बात कर ली, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। अब तीसरी हम बात करते हैं कि इसको एक तरीके से और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। उनमें देखो कौन कौन से, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन का मतलब, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सा, जैसे मान लो हम बात करते हैं, इसमें भी 3-4 प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला अपन बात कर लेते हैं इसमें इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप। हम एक बार डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ना क्या क्या है, समझ रहे हो बात को। फिर अपन एक एक को 1 बाय 1 करके इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनकी वो बात अलग है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हम बात करते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं अभी देखेंगे, लेकिन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से अपन को स्टडी करना है, या फिर देख लो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें अपन को जिस टाइम जिसकी रीडिंग लेनी है वो क्या कर देता है, उसको डिस्प्ले पे क्या कर देता है, रीडिंग दे देता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई भी क्या
स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं होती, इसमें कोई भी स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं होती। फिर जैसे ही मान लो आपने क्या कर दी, सप्लाई को हटा लिया, तो वो जो पॉइंटर है, स्पाइंडल है, वो क्या हो जाएगा, कम बैक टू जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये अपने पास में इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, समझ रहे हो बात को। तो एक स्पाइंडल है जो यहाँ पर जब सप्लाई नहीं दी है तो यहाँ पर जीरो पोजीशन, ये है जीरो पोजीशन और ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, समझ रहे हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब मुझे आगे बताओ, ये स्पाइंडल यहाँ पर है, जब आपने सप्लाई दिया तो इस पर टॉर्क लगेगा TD, अभी देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। ये यहाँ पर आया, समझ में बात आ रही है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ये करता है, मान लो यहाँ 0, 5, 10, ये 15, ये 25, ये 20 और ये क्या हो जाएगा 25। दैट मीन्स मैं ये कहूँगा आपसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने से ये सिर्फ और सिर्फ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जैसे ही सप्लाई दी तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। मान लो यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएंगे, डैम्पिंग टॉर्क भी लगाएंगे, वो बात करेंगे। लेकिन हमने कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क सब हम देखेंगे, ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, हेलिकल कंट्रोल क्या होता है, सब देखेंगे। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर आके ये रुक गया तो ये रीडिंग मान लो, ये वोल्ट मीटर है तो 15 वोल्ट हो गया, क्या कितना हो गया, 15 वोल्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ क्या करेगा, जिस टाइम आपको क्या करना है, सप्लाई दी तो उस टाइम ये क्या कर देगा, 15 वोल्ट पे आके रुक जाएगा। उस टाइम ये डिस्प्ले पे क्या कर देगा, 15 वोल्ट पे दिखा देगा आपको, तो वहाँ से आप रीडिंग ले लीजिए। लेकिन जैसे ही मान लो सप्लाई हटा दोगे तो इसका क्या होगा, ये वापस कम बैक टू द जीरो पोजीशन, यहाँ पर स्पाइंडल वापस आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें कोई भी स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है, ये कि ऐसा नहीं है कि 15 वोल्ट ही स्टोर करके रख जाएगा। जैसे सप्लाई गई, मान लो कट हो गई या सप्लाई हटा दी तो वापस से हम 15 वोल्ट नहीं दिखा सकते। ये जिस टाइम रीडिंग लेनी है उस टाइम में क्या कर देता है, रीडिंग शो कर देता है। तो ये है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कौन कौन से, इसमें PMMC पढ़ेंगे अपन, PMMC। अब PMMC वोल्टमीटर भी होता है और कौन सा होता है, एमीटर। इसमें PMMC वोल्टमीटर की हम स्टडी नहीं करेंगे। दूसरी बात, EMMC जो होता है वो वोल्टमीटर भी होता है, एमीटर भी होता है और वाटमीटर भी होता है, समझ रहे हो बात को। फिर हम बात करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वोल्टमीटर और एमीटर ही होता है, वाटमीटर नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँगी, ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एक साथ में आपको ये से ऑप्शन में भी दे देगा कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। और एक अभी मैं पूरा लास्ट में पूरा करके आपको बताऊंगा किस तरह से ऑप्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। PMMC, EMMC, मूविंग आयरन। अब देखो मुझे एक बात दो, जैसे पावर फैक्टर मीटर है, ओम मीटर है, समझ रहे हो बात को, ओम मीटर है और ये सारे मीटर हैं, ठीक है। तो मेगर है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे आपको एकदम डिटेल से पूरे बताए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या हो गए, इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब हम जैसे इसी में भी दूसरा प्रकार देखते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा देखते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम इसकी बात कर लेते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जिनमें क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके जितनी भी वेरिएशन हो रही है उनको सबको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। उनको सबको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जैसे एग्जाम्पल, मैग्नेटिक कॉकपिट, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप है, जैसे मैग्नेटिक टेप है, और कॉकपिट वॉइस है, कॉकपिट वॉइस है, सिस्मोग्राफ है, ECG है,
XY रिकॉर्डर है, ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैग्नेटिक टेप, मतलब जैसे वो सीडी वगैरह होती है ना, वो मैग्नेटिक टेप वो उन्हीं में आता है, ठीक है, कॉकपिट वॉइस, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब इसी में तीसरा, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन में ही तीसरा हम लेते हैं बेस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की। तीसरा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूंगा तो देखो क्या होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से होते हैं उनको देखो। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो ही होते हैं, एक तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर, एक, और दूसरा 3 फेज एनर्जी मीटर। 3 फेज एनर्जी मीटर। अब मुझे आप एक बात बताओ, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये घरों में जो मीटर होते हैं ना एनर्जी मीटर, अरे बिल वाले जिसके बिल बढ़ते हो तो सब देखते हो, बाहर लगे होते हैं अपने सभी घरों के, जिसके कनेक्शन नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये एनर्जी मीटर आपने देखा होगा, ये तो क्या पता किसी ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि ये तो आप जनरली दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तो आपके हर घर में दिखाई देता है। मतलब सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो क्या है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काम लिया जाता है। किसके लिए, डोमेस्टिक। और ये जो है ये कहाँ होता है, ये इंडस्ट्रियल। ये क्या है, इंडस्ट्रियल। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पर आपको 3 फेज एनर्जी मीटर लगा हुआ मिलेगा। अब पावर फैक्टर मीटर, वो भी वहाँ पर पावर फैक्टर मीटर, वहाँ पर घरों में तो बिलिंग सिर्फ ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, लेकिन इंडस्ट्री में पावर फैक्टर मीटर भी लगा होगा अलग से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब आप पावर फैक्टर भी किसको, रीडिंग को इफेक्ट करता है, समझ रहे हो बात को। तो अब यदि आपने उस इंडस्ट्री में यानी कि लो पावर फैक्टर की मशीनें लगा रखी हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पर नुकसान होगा। तो आप जितना वहाँ पर पावर फैक्टर भी मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी होती है। अब इंडिकेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। अब इसमें एक और देख लेते हैं, एक और है, वो कौन सा हो गया, वो हो गया 4 नंबर, यहाँ से ले लेते हैं 4 नंबर, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिसमें अभी हम देखेंगे कौन कौन से, जैसे गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, ब्रिज में अपन देखेंगे कौन सा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हो गया। और हम दूसरी बात करेंगे किसकी, पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की हम बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हम इनकी बात करेंगे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। अब नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कैसे, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी डिटेल में हम देखेंगे। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह से होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपन ने देखा होगा, ब्रिज बनाएंगे, 4 ब्रांचें बनाएंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने इस सर्किट में पढ़ के भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर R1, R2, R3, R4 है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो नल पोजीशन, जब ये बैलेंस कंडीशन बोलेंगे ना, हम बोलेंगे कि बैलेंस कंडीशन में लिखेंगे कि R1, सर्किट वाले लेक्चर में देखना आप, R3, R4, यानी बैलेंस कंडीशन में R1, R2 इक्वल्स टू R, वो आपको जो ये ऐप है वहाँ पर पेड कोर्स में मिल जाएगा सारे के सारे लेक्चर, ठीक है। तो R1, R2, R3, R4, दैट मीन्स अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल होगा, R1, R2, R3, R4। कब, जब बैलेंस कंडीशन होगी। हम बोलते थे कब, बैलेंस कंडीशन, लिंक करो एक एक सब्जेक्ट को। बैलेंस कंडीशन में R1, R2, R3, R4 होता था, उस कंडीशन में हम बोलते थे कि ये जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, ब्रिज बैलेंस कंडीशन का मतलब ये नल डिफ्लेक्शन बताना चाहिए, इसमें से जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर भी हम डिटेल से देखेंगे, उसमें भी हम स्केल के ऊपर उसको गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, उसके साथ में वो पोजीशन पर वहाँ पर आके रोकते हैं उसको जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, 0 पोजीशन, ये नल सिचुएशन बताता है। तो पोटेंशियोमीटर में ये अपन अलग से ही पढ़ेंगे उसमें, लेकिन आपको ये है अपने पास में सारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें पढ़ना है,
समझ में आई बात? तो अब आपको क्या करो, एक बार इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखेंगे, रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखेंगे, और इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ी लिख लेंगे। ये होता क्या, मैंने समझा दिया है क्या होता है ये मैंने बता दिया है। वैसे इसमें सिर्फ डिस्प्ले होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। और ये इंटीग्रेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हमें घरों में सप्लाई, एनर्जी को सप्लाई करने के काम में आते हैं। लेकिन ये चीज़ें अपन लिख लेते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं। तो आप ये कर लो, इसको नोट कर लो पहले, फिर अपन चलते हैं आगे। ये नहीं करना है, ये आप एक बार इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखो, ये जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से लिख ली है। आप इसको मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, मैंने हर एक पॉइंट आपको समझा दिया, फिर आप इसको नोट कर लेना। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? मैंने ये बोला था कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिस्प्ले द रीडिंग एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जिस टाइम आप मेजर कर रहे हो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? रीडिंग। वहाँ पर कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी। एक बार आपने स्विच ऑफ कर दी सप्लाई, तो मैंने बोला था ना वो स्पेंडल कम बैक टू जीरो पोजीशन, वापस से अपनी मूल पोजीशन पे आता। बताया था ना यार, ये इस तरह से जैसे ये यहाँ पर आ गया था स्पेंडल, सप्लाई दी तो ये मूव करेगा, टीडी लगेगा, टीडी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जैसे ये पोजीशन पे आ गया, अब आप क्या करोगे, जैसे ही सप्लाई हटा दोगे, आपने सप्लाई हटाई थी तो वापस क्या करेगा ये बेचारा, वापस कम बैक टू जीरो पोजीशन। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, वंस वी सप्लाई स्विच ऑफ द सप्लाई ऑलवेज द पॉइंटर विल कम बैक टू जीरो पोजीशन। अब बोले सर यहाँ अटक गया तो यहीं रुक गया, नहीं आएगा तो भैया आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। समझ में आ रही बात? सही इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम देखेंगे। फिर देखो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच विल रिकॉर्ड द कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या करते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जिसको हमें मेजर करना है, जैसे वोल्टेज को मेजर करना है, जिस भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, उसकी जो कंटिन्यूस वेरिएशन कितना हो रहा है उसमें, उन सब बातों को ये कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग हमने देखा था कॉकपिट, वही सर वो सारे चीज़, एक्सवाई रिकॉर्डर, सिस्मोग्राफी वाला। इंटीग्रेटिंग टाइप वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच विल गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू ए कंज्यूमर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए आप कंज्यूमर को सप्लाई दे रहे हो, वो क्या बताता है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ये हमने देख लिया था कौन कौन से होते हैं। एक तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, वो कहाँ होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और एक होता है 3 फेज एनर्जी मीटर, वो किसके लिए, 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये किसके लिए यूज़ होता है बताओ, इंडस्ट्रियल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से था कि ये अभी तक हमने ये बात कर ली कि कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 इनको स्टडी करना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन सा PMMC क्या है, EMMC क्या है, मूविंग आयरन क्या है, थर्मोकपल क्या है, थर्मोपाइल क्या है, पावर फैक्टर मीटर क्या है, एनर्जी मीटर क्या है। एनर्जी मीटर भी हम देखेंगे, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर, ठीक है, CRO क्या है, ये सारे 1 बाय 1 CRO तो सॉरी अलग टॉपिक है। तो ये इंडिकेट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले हम इनको पार्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद में जो मैंने सिलेबस लिखा है अलग अलग टॉपिक पे चलेंगे। तो अब आप इसको एक बार क्या कर लो, नोट कर लो। ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन नोट नहीं करना है, ये मैंने लिखा दिया था, लिखना चाहो तो दोबारा, लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी मैंने सारी चीज़ लिखा दी। अब हम बात करते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की, इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंडिकेट का मतलब वो इंडिकेट करेगा मीटर पे। तो इसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, लिखना नहीं है पहले समझ लो। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसको हम दिखाते हैं TC से। और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तीसरा कौन सा होता है, डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों किस लिए काम आते हैं वो हमें देखने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट्स है, ये यहाँ पर इसका स्पाइंडल है,
ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है A पॉइंट, ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये है B पॉइंट, और ये है इक्विलिब्रियम यानी C पॉइंट। हो गई बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से ये स्पाइंडल है तो इसमें एक स्पाइंडल भी होगा। स्पाइंडल जैसे ही आपने इसको सप्लाई दिया तो स्पाइंडल क्या करेगा, मूव करेगा। यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये मान लो 0 एम्पियर है, यहां पर मान लेते हैं 10 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं 20 एम्पियर, और बीच में और भी अलग अलग रीडिंग है वो बताएगा। ये मैंने क्या कर दिया, क्रॉस यहाँ को यहाँ से दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चीज़ होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है कि जब मान लो स्टार्टिंग में स्पाइंडल कहाँ है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन में, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है कि जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको इनिशियल पोजीशन से क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको जो, अब एक बात बताओ, यहाँ से आपने क्या किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, TD लग गया। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा। ये मूव करके कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये इस पे आ गया 10 एम्पियर पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, ये हो गया 10 एम्पियर। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पर आया, इक्विलिब्रियम बाद में समझाऊंगा, पहले आप क्या करो, जैसे करंट फ्लो हुई तो ये स्पाइंडल यहाँ आके रुक गया, रुका नहीं, यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इसको इनिशियल पोजीशन से यहाँ लेके आ गया। अब उस आपने सप्लाई दी वो तो कंटिन्यूसली है, क्योंकि आपने जैसे सप्लाई हटाओगे तो अभी हमने देखा क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग ये जो एनालॉग ये जो इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ये स्पाइंडल वापस कम बैक टू 0 पोजीशन, इसलिए सप्लाई तो कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। अब सप्लाई कंटिन्यूसली दोगे तो अब आप एक बात बताओ, क्या इसकी ज़रूरी है कि इस पर कोई पीछे से कंट्रोलिंग फोर्स नहीं लग रहा, क्या इसकी ज़रूरी है, क्या ये आप यहीं पर रुकेगी, नहीं रुकेगी, ये क्या करेगा, फुल स्केल ये आगे चलता जाएगा, और कहाँ पर इसने को करंट देते ये क्या करेगा, रुकेगा ही नहीं, और 10 एम्पियर की देने पर भी ये क्या करेगा, एक बार स्टार्ट हो गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आके चला जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगते हैं, तो स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, तो ये रुकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली करंट फ्लो, तो ये फुल स्केल पे जैसे आपने सप्लाई दी, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दे देगा। फ़ायदा क्या हुआ, अपन को रीडिंग तो मिली नहीं एक्चुअल। अब देखो इसके लिए हमें क्या होगा, स्प्रिंग कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल अपन पढ़ेंगे, तो अपन क्या हुआ, इसके पीछे क्या कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जब TD इज ग्रेटर देन क्या होगा, TC क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये TD इस यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो इसको इस तरफ ले जाएगा और कंट्रोलिंग टॉर्क इसको पीछे दबाएगा। TD की वैल्यू TC ज़्यादा है तो स्पेंडल किस तरफ मूव होगा, आगे की तरफ होगा। अब यहाँ पर आ गया, अब स्पेंडल कहाँ आ गया, मान लो फुल स्केल डिफ्लेक्स, इतनी करंट है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 एम्पियर करंट की सप्लाई दी, तो ये स्पाइंडल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो एक बात बताओ, इस तरफ वापस मूव कराने के लिए TC क्या होना चाहिए, TD से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क ज़्यादा होगा तो वापस ही क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये ज़्यादा कब हो जाएगा, यदि आपने जैसे सप्लाई उठाई तो TD तो गया, क्योंकि TD प्रोपोर्शनल टू I होता है, जैसे TD प्रोपोर्शनल टू करंट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, I हो गया। जैसे ही I की वैल्यू 0 हो गई तो अब TD तो रहा नहीं, लेकिन TC तो स्प्रिंग की वजह से लगी रहा है, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर लगी रहती है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क तो इस पे लगेगा। अब ये क्या करेगा, कम बैक टू द, वापस से, जैसे ही TD तो 0 हो गया लेकिन TC काम कर रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो वापस कम बैक टू 0 पोजिशन। इसलिए हमने देखा था कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे ही सप्लाई हटा दोगे TD की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो TC की वजह से वापस कम बैक टू द 0 पोजिशन आ जाएगा। एक बात यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रुका, कब रुकेगा, जब TD इस तरफ लग रहा है और TC इस तरफ लग रहा है, मतलब TD और TC दोनों बराबर हो गए, उस कंडीशन में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, यानी इक्विलिब्रियम C पॉइंट पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया।
यानी ये स्पाइंडल यहाँ पर रुक जाएगा। अब बताओ, तो फिर सर हमें ये तो मालूम पड़ गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमें समझ में आया कि सप्लाई देने पर ये जीरो पोजीशन से मूव कराने के लिए काम में आता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क हम काम में लेते हैं क्योंकि जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो जैसे इसको सप्लाई दे तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से डायरेक्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा, तो एक्चुअल रीडिंग हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमने कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा या ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा वो दे दिया, एक बात। लेकिन सर अब ये डैम्पिंग टॉर्क क्या जरूरत है, इसकी जरूरत बताऊं? इसका ये है, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन ये यहाँ के रुक गया सर, कोई बात नहीं, तो रीडिंग ले लो ना। लेकिन ये क्या करेगा, 10 के आसपास ऐसे 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 हिलता रहेगा। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। तो ये इसके आप ओसिलेशन करता रहेगा। अब ओसिलेशन करता रहेगा, कभी तो ये 9.5 पे आएगा, कभी 10.5 पे जाएगा, कभी 9.5 पे आएगा, कभी 10.7 पे जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, मूव करता रहेगा। अब आप इसको ऐसे ऐसे करके देखते रह जाओगे क्या? नहीं देखोगे। इसलिए हम क्या कर देंगे, इस ओसिलेशन को रोकने के लिए, टू डैम्प आउट द ओसिलेशन वी हैव टू अप्लाई द डैम्पिंग टॉर्क। अलग अलग मेथड है, कौन कौन से, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑयल, ये फ्लूइड, ये नहीं है, ये अलग अलग डैम्पिंग अभी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये मूविंग को क्या रोकने के लिए तुरंत ये डैम्पिंग टॉर्क अपने अप्लाई कर दिया। जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगाया आपने तो ये तुरंत यहाँ पर रुक जाएगा, तुरंत रीडिंग मिल जाएगी। अब बताओगे गुरुजी यदि डैम्पिंग टॉर्क में तो कोई लगाऊं तो क्या होगा? यदि आपने डैम्पिंग टॉर्क नहीं अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं होगा, रीडिंग तो मिल जाएगी। लेकिन ये ऐसे ऐसे करेगा ना, तो इसको रुकने में ऐसे ओसिलेशन आपने डैम्प्ड आउट नहीं किया अपने आप, तो ये रुकेगा तो सही ना, थोड़ी देर बाद में ये अपने आप ऐसे करके रुक जाएगा। ठीक है, तो फिर रीडिंग ले लो। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगाने से होगा कुछ भी नहीं, रीडिंग तो मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे ओसिलेशन रुकने में टाइम लेगा। तो ये चीज़ें हैं तीन कि डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो आप क्या करो, इंडिकेटिव टाइम पे ये तीन लिख लो और ये डायग्राम बना लो, फिर हम बात करते हैं इसकी, इनको लिखा देते हैं प्रॉपर। अब इसको इस प्रकार से लिखना है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा होता है वो मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा दिया है। द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, स्टार्टिंग पोजिशन से, ये था क्या, ये इनिशियल पोजिशन है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। इनिशियल पोजिशन से द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन से मूव करने के लिए टीडी की जरूरत होती है। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस करंट, कंटिन्यूस सप्लाई तो कंटिन्यूस देते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे हटाते हैं तो अपन वापस स्पाइंडल जीरो पोजीशन पे आता है, इसलिए तो कंटिन्यूस करंट होती है। थ्रू द इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंटिन्यूसली लगता रहता है, टीडी लगता गया। अब यहाँ पर जब यहाँ पर भी पहुँच गया ना तो उस टाइम भी टीडी लगता रहेगा। तो क्या जरूरी है, यहाँ पर रुकेगा तो ये तो चलता जाएगा और जाके कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ तक ये जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर। मतलब बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, कंटिन्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द मूविंग सिस्टम सो दैट ऑलवेज द पॉइंटर विल रीच फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज अनडिजायरेबल। यानी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जाके रुक जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए। दूसरा, हमने कंट्रोलिंग टॉर्क दो काम करता है ये कि प्रोड्यूस्ड आउटपुट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, यानी इसका जो आउटपुट प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनपुट होता है। आउटपुट प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, इनपुट होता है। एक काम तो हो गया ये कि दूसरा, टू ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट, जैसे ही इनपुट हमने क्या कहा था, यहाँ पर आके जैसे ही हुआ ये TC ग्रेटर देन TD, दैट मीन्स यहाँ पर जैसे ही सप्लाई अब्सेंस हो जाएगी, सप्लाई अब्सेंस का मतलब TD जीरो का मतलब अब जब TD ये TC होगा, अब यहाँ आके TD पहले बात तो रुकेगा ही नहीं TC के बिना, लेकिन मान लो रुक गया, अब ये TC है, ये TD जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में TC नहीं होता तो यहीं पड़ा रहता। तो जैसे ही TD जीरो हो गया तो TC वापस ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए ये इसका काम आता है। ठीक है, तो दो काम इसके होते हैं। डैम्पिंग का मतलब ये टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओसिलेशन को रोकने के लिए काम आता है। और जीटा की वैल्यू 0.6 से 0.8 होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। ये क्या होता है डैम्पिंग, ये कंट्रोल सिस्टम में डिटेल से आपको बताया जाएगा और आगे जाके इसमें भी अध्ययन कर लेंगे। लेकिन जीटा की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है डैम्पिंग रेशियो, वो सारी चीज़ें अपन ने इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस जब कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा जाएगा, वहाँ जीटा ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ क्या कर लो, उधर वाला ये नहीं नोट करना है अभी, ये सिर्फ समझाने के लिए था।
आपको ये कर लो, फिर ये यहाँ से करके ये इसी में है। एट स्टेडी स्टेट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पे क्या देखा था, टी टी बराबर टी सी, तो उस कंडीशन में स्पिंडल रुक जाता है और फिर ये इतना डैम्पिंग टॉर्क में नोट करो।